नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। राशिद नसीम के करीबी एजेंट को ईडी ने दबोचा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाइन सिटी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राशिद नसीम के करीबी एजेंट को ईडी ने दबोचा। राशिद के लगातार संपर्क में था अभिषेक। 6 दिन की रिमांड हुई मंजूर। शशि बाला की रिमांड भी बढ़ी। बड़ी खबर ये सामने आ रही है इस वक्त की, जहां शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड राशिद नसीम के करीबी सीतापुर निवासी अभिषेक सिंह को ईडी ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया और उसे शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां 6 दिन की कस्टडी रिमांड मिलने पर उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शाइन सिटी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, राशिद नसीम का करीबी अभिषेक, अब उसके 6 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंस सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड जो राशिद नसीम है, जो साइंस सिटी के एमडी भी थे हैं, और वो इस वक्त जो है ये भारत से बाहर है। और ईडी लगातार इस घोटाले के राशिद नसीम के करीबियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। और इसी क्रम में कल सीतापुर निवासी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया गया और कल जो है उन्हें अदालत में पेश कर 6 दिन की कस्टडी रिमांड उनको मिल गई है ईडी को, और उससे पूछताछ की जा रही है। और इसके पहले हरदोई निवासी एजेंट शशि बाला को भी गिरफ्तार किया था ईडी ने, जिनकी रिमांड की अवधि 5 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और ये इस मामले में लगातार जो है ये गिरफ्तारी चल रही है। तमाम एजेंटों के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। और इसके अलावा राशिद नसीम के परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 50 से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ साइंस सिटी घोटाला मामले में यूपी समेत कई राज्यों में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। और ये जब दरअसल में ये पूरा जो घोटाला है, ये करीब 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसको अंजाम देने वाला साइंस सिटी का मालिक राशिद नसीम भाग चुका है इस वक्त दुबई, और उसके प्रत्यार्पण की भी ईडी तैयारी कर रही है। जी शिखा। जी दिवाकर जी, जिस तरह से करीबियों के ऊपर तो ईडी शिकंजा कस रही है, उनको दबोचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर बात करें राशिद नसीम की, तो इसे कब तक दबोचा जा सकता है? देखिए, ये बाहर इस समय जो जानकारी मिल रही है एजेंसियों को, वो दुबई में इनकी जानकारी मिल रही है राशिद नसीम की। तो अब चूंकि वो भारत से बाहर है, तो इसलिए उसको लाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि प्रत्यार्पण के लिए कई सारी चीजें देनी पड़ती हैं दुबई। अब दुबई की सरकार को यहाँ का जितना जो है FIR हुआ है, जो भी और सबूत एजेंसियों के पास है, जो भी गवाह है, उन सबको लेकर के एजेंसी जो है वो दुबई की सरकार के सामने पेश करेगी, या हो सकता है कर भी चुकी हो। तो उसमें चूंकि अब वो विदेश में है, इस वक्त दुबई में है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको लाया नहीं जा सकता, और उनको जरूर हमारी एजेंसियां सक्षम है और जरूर लाया जाएगा, क्योंकि सरकार स्वयं इस मामले में इंटरेस्ट ले रही है। घोटाला काफी बड़ा है और यूपी सहित कई राज्यों के लोगों को राशिद नसीम और उनके गुर्गों ने ठगा है। तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी भी निश्चित है, बस जितना भी टाइम लग जाए उतना काफी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो 6 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। तो वहीं अगर बात करी जाए शशि बाला की, तो उसकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है। राशिद नसीम के करीबी एजेंट को ईडी ने दबोचा और अब उसकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। बदायूं में न्यू फैमिली हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। डॉक्टर ने मृत बच्ची को स्वस्थ बताकर कंबल में लपेटकर सौंपा। डॉक्टर की लापरवाही और गलत इलाज से हुई बच्ची की मौत। पिता ने डॉक्टर पर लगाया धमकाने और गाली देने का आरोप। न्यू फैमिली हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ हुए मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मासूम बच्ची की जान चली गई है डॉक्टरों की लापरवाही से। बदायूं में न्यू फैमिली हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई है और डॉक्टर ने मृत बच्ची को स्वस्थ बताकर बच्ची को कंबल में लपेटकर परिजनों को सौंप दिया। जहां डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। डॉक्टरों की लापरवाही और गलत इलाज से बच्ची की मौत हुई और बिना बताए बच्ची के शव को मृतकों के हवाले कर दिया।
बाहर ठंड है ये बताकर बच्ची के शव को कंबल में लपेट कर परिजनों को सौंपा। दशहरे पर हुई थी बच्ची, छोटी बच्ची दूध नहीं पी पा रही थी, जिसके चलते उसे डॉक्टर को दिखाया गया। न्यू फैमिली हॉस्पिटल में इलाज के लिए परिजन ले गए मासूम को। हमारी तो 9 तारीख धनतेरस वाले दिन पैदा हुई थी और एक वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खत्म हो गई थी। यहाँ न्यू फैमिली हॉस्पिटल में उसका इलाज चला था। फिर अभी कल उसकी तो दूध नहीं पी रही थी, लेके गए थे उसे हम दिखाने। हमारी शिकायत ये, हमारी रिपोर्ट आए, उन पे कार्रवाई हो। अच्छा, तो किसने उनके गलत इलाज से खत्म हुई है? कैसे? हाँ, गलत इलाज से उसके सर पे चोट का भी निशान है। अच्छा। तो बदायूं से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां न्यू फैमिली हॉस्पिटल में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और अब बच्ची इसका शिकार हो गई है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकास कश्यप जुड़ चुके हैं। विकास, पूरी जानकारी चाहेंगे, परिजन क्या बता रहे हैं, क्या वजह है, किस तरह से बच्ची को उन्हें सौंपा गया? जी शिखा जी, हम आपके लिए बता दें, ये थाना कोतवाल क्षेत्र के लालपुर पास का मामला है। ये न्यू हॉस्पिटल के यहाँ पर इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई है। परिजनों का क्या आरोप है? परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं और किस तरह का बर्ताव किया गया? क्योंकि जो परिजन कहते हुए, बच्ची का पिता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट करी गई, और खबर भी ये सामने आ रही है कि डॉक्टर और स्टाफ हॉस्पिटल का फरार है। क्या जानकारी है? डॉक्टर और स्टाफ ने मृतक बच्चे को कंबल में लपेटकर परिजनों को लिए सौंप दिया और उन्होंने गलत इलाज के चलते, परिजनों ने आरोप लगाया है कि गलत इलाज के चलते बच्ची की जान गई है। और जब उनके माता पिता ने जब इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो उनके साथ गलत बर्ताव किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विकास कश्यप जुड़े हुए थे बदायूं से। तो न्यू फैमिली हॉस्पिटल का यह मामला है जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। तो वहीं चंद महीनों की मासूम बच्ची को भी इन्होंने नहीं बख्शा। गलत इलाज के चलते बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने जब इसका विरोध किया और सवाल पूछे तो मारपीट और गाली गलौज, धमकाने का आरोप भी लगाया गया परिजनों की तरफ से। सूरजपुर में जंगली जानवर के हमले से 12 वर्षीय बच्चा हुआ घायल बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओढ़गी में कराया गया भर्ती। परिजन ने तेंदुए के हमले से घायल होने की जता रहे संभावना। ओढ़गी वन परिक्षेत्र के बेदमी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वन अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। सूरजपुर में जंगली जानवर के हमले से 12 वर्षीय बच्चा घायल हो गया है। घायल बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओढ़गी में भर्ती कराया गया है, जहां परिजन तेंदुए के हमले से घायल होने की आशंका जता रहे हैं। तो वहीं ओढ़गी वन परिक्षेत्र के बेदमी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। वन अधिकारी अब जांच में जुटे हैं। बच्चे को देख सकते हैं आप तस्वीरों में, किस तरह से बच्चे को घायल कर दिया जंगली जानवर ने। तो वहीं अब वन विभाग में हड़कंप मच गया है। बेदमी का ये मामला है, बेदमी गांव का, जहां अब इस शिकायत के सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारी जांच में जुट गए। तेंदुए के हमले की आशंका जता रहे हैं परिजन। निशानों को देखने के बाद 12 वर्षीय बच्चा घायल हो गया है एक जंगली जानवर के हमले से। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किस जानवर ने हमला किया है, लेकिन परिजन तेंदुए के हमले की आशंका जता रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया और वन विभाग के अधिकारी अब जांच में जुट गए। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैंगरेप मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपियों की सहयोगी महिला पर भी धारा 376D का केस दर्ज। सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है, हाईकोर्ट ने कहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगरेप मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आरोपियों की सहयोगी महिला पर भी धारा 376D का केस दर्ज। सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है महिला पर भी, हाईकोर्ट ने कहा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में शामिल महिला पर भी धारा 376D का केस दर्ज। सामूहिक बलात्कार का मुकदमा महिला पर भी चलाया जा सकता है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ शामिल थी।
आरोपियों की सहयोगी महिला पर धारा 376 का केस दर्ज, सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह बात साफ कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नंदलाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, पूरी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से फैसला सामने आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, क्या जानकारी है? बिल्कुल शिखा, अगर बात की जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है गैंगरेप मामले पर, हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया है कि आरोपी की सहयोगी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, धारा 376D के केस में अगर ऐसे मामले आते हैं तो उसमें जो मुकदमा चलता है वो सामूहिक मुकदमा चलता है, और जो भी सहयोगी होगा उसके ऊपर भी ये धारा बनती है। कहीं न कहीं इस बात को लेकर के जो 376 धारा है, क्योंकि आए दिन ऐसे बेटियों के साथ जो बलात्कार होते हैं, संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है, तो उसमें एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, बाकी सहयोगियों को हाई कोर्ट या जिला कोर्ट कहा जाए या पुलिस ऐसे लोगों बरी कर देती है। जो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है यह बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि कोई भी कुकर्म करने में या ऐसे संगीन अपराध को बढ़ावा देने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता है, जब क्योंकि उसमें कई लोग होते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, कहीं न कहीं ऐसे कृत्य करने वाले लोग सावधान होंगे और अपराध कम होगा। जो हाई कोर्ट का फैसला है कहीं न कहीं बहुत बड़ा फैसला है, और ऐसे फैसले को उत्तर प्रदेश की बेटियां या भारत की बेटियां स्वागत करती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़े हुए थे। तो अब जो सहयोगी होंगे, या महिला हो पुरुष हो, कोई भी सहयोगी है गैंगरेप मामले में, तो उनके ऊपर धारा 376D यानी कि सामूहिक बलात्कार का मुकदमा ही चलाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने ये बात कही। बांदा में प्लॉट मालिक से मांगी 50,000 की रंगदारी, हिस्ट्री शीटर और 2 अज्ञात साथियों की प्लॉट मालिक से मारपीट। जो मकान बनवा रहे मालिक से मारपीट कर रोका निर्माण कार्य, पैसे न देने पर मकान न बनने देने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करी गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के कंचनपुरवा का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्लॉट मालिक से 50,000 की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी न देने पर मकान न बनने देने की धमकी भी दी गई है। हिस्ट्री शीटर और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बांदा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्लॉट मालिक से 50,000 की रंगदारी मांगी गई है प्लॉट निर्माण के दौरान, और प्लॉट पर मकान न बनने देने की धमकी भी दी गई है हिस्ट्री शीटर और उसके 2 साथियों की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, जिस तरह से रंगदारी मांगते हुए हिस्ट्री शीटर और उसके 2 साथी नजर आए हैं, ये मामला अब संज्ञान में आया है, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह से इन बदमाशों के हौसले बुलंद है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से नगर कोतवाली अंतर्गत ये मामला सामने आया है, तत्काल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। वहीं पर एक जो प्लाट मालिक ने जो है प्लाट बनवाने के लिए जैसे पिलर कराया था, उसको जान से मारने की धमकी हिस्ट्री शीटर ने वो अपने 2 साथियों के साथ दी है और वहां पर काम निर्माण कार्य रुकवा दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने पहुंचकर तत्काल निर्माण कार्य को दोबारा पुनः चालू करा दिया। वहीं पर अब आरोपी की तलाश की जा रही है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ बांदा से संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़े हुए थे। तो 50,000 की रंगदारी मांगने का ये मामला सामने आया है। हिस्ट्री शीटर और 2 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है। बांदा पुलिस पर युवक की हत्या कर शव फेंकने का आरोप, मोबाइल चोरी में पकड़े गए युवक की खुदकुशी का मामला, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने दिया जांच का आश्वासन, अगर कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी, एएसपी ने कहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां पुलिस पर युवक की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया गया है। मोबाइल चोरी में पकड़े गए युवक की खुदकुशी का ये मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं एएसपी ने जांच कर न्याय का आश्वासन दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, बड़ा आरोप लगाया गया है पुलिस पर, क्या वजह बताई जा रही है इस आरोप की? जी, आपको बता दें कि अतारा थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया था, जहां पर एक पीड़ित के परिवार का कहना है, पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे बेटे की जो है पुलिस ने हत्या करके शव को रेलवे के रास्ते में फेंक दिया, जिसकी वजह से हमारे बेटे की मौत हो गई।
वहीं पर बात की जाए कि अगर तो पुलिस का कहना है कि वहां पर जो व्यक्ति को जो मोबाइल चोरी के मामले में पकड़ा गया था और चिन्हित करने के बाद जब फिर जो है पक्ष से बात की तो उनके पक्ष का कहना था कि कोई भी हमें कार्रवाई नहीं चाहिए, तो उस युवक को थाने से छोड़ दिया गया था। जैसे ही थाने से बाहर निकला वो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। तत्काल उसके कुछ देर बाद करीब आधे घंटे बाद जो है वो जीआरपी जिले के अंदर दिखाई दिया, जिसमें वहां से गार्ड पॉलीथीन लेते हुए जाते हुए नजर आया। वहां पर रात में करीब 8:30 बजे ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम डॉक्टर पैनल के द्वारा कराया गया था। वहीं पर अब जानकारी होने पर परिजनों का आरोप को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच बढ़ा दी गई। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है बांदा से, जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। युवक की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया गया है परिजनों के द्वारा। बांदा में यातायात माह में 26,669 वाहनों का कटा चालान यातायात माह में वसूला गया 2.89 करोड़ का जुर्माना। सर्वाधिक चालान करने वाले पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। यातायात माह का शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में हुआ समापन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यातायात माह नवंबर के पूरे महीने उत्तर प्रदेश में यातायात माह बनाया गया, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उनसे अपील करी गई कि वो यातायात नियमों का पालन करते हुए ही गाड़ी को चलाए, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो। और वहीं इस दौरान बांदा में 26,669 वाहनों का चालान भी कटा है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुल मोहम्मद, पूरे एक महीने के अंदर 26,669 वाहनों का चालान कटा है और क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दें कि जिस तरीके से नवंबर माह में यातायात माह चलाया जाता है, उसी को लेकर बांदा में भी लगातार पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कड़े दिशा निर्देश दिए थे। जो भी यातायात के नियम का उल्लंघन कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं पर बात की जाए तो अब तक यातायात माह के वाहनों का चालान की बात की जाए तो 26,669 वाहनों का चालान काटा गया। वहीं पर 2.809 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। यातायात माह के तहत नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई जिस तरीके से की गई है, वहीं पर बात की जाए 26 वाहनों को सीज भी किया गया। सार्वजनिक चालान के वाले पुलिस कर्मियों पर सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान समारोह में सीओ यातायात जियाउद्दीन अहमद व सीओ सिटी गवेंद्र गौतम, आरटीओ बांदा शंकर सिंह भी मौजूद रहे। वहीं पर बात की जाए जो बच्चों ने कार्यक्रम किया था उनको भी सम्मानित किया गया। जी, इस कार्यक्रम में, समापन कार्यक्रम में कौन कौन शामिल रहा गुल मोहम्मद? जी इसमें बता दें आपको कि जो है जिस तरीके से समापन कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा, वहीं पर सीओ तर्रा जियाउद्दीन अहमद सीओ ट्रैफिक भी हैं और नगर कोतवाली नगर सीओ भी गवेंद्र गौतम शामिल है, सीओ आरटीओ बांदा भी शामिल है। वहीं पर बात की जाए पुलिस लाइन के वेद मणि मिश्रा आदि उपस्थित रहे। जी, अगर बात करी जाए इस यातायात माह की, तो बांदा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है यातायात माह के चलते? जी जिस तरीके से बात की जाए यातायात माह में चालान तो किया गया, वहीं पर जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया है उसका असर तो कुछ खास देखने को बांदा में नहीं मिल रहा है। लगातार आज भी लोग नियम तोड़ते नजर आ रहे हैं। रेड लाइट होने के बाद भी लोग रोड क्रॉस करते हैं और उनका चालान काटा जा रहा है। यहाँ पर पुलिस की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ कमियां दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जागरूकता की कमी की वजह से अभी भी लोग लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। जी गुल मोहम्मद, अगर बात करी जाए लोगों को जागरूक करने की, तो यातायात माह का आयोजन किया गया, इसमें रैलियां निकाली गई, स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया, और कौन कौन सी तरह से लोगों को जागरूक किया गया इस माह के अंतर्गत? जी जिस तरीके से बात की जाए यातायात की माह की शुरुआत होते ही यहाँ पर जो भी ट्रक चालक थे, ट्रांसपोर्ट चालक थे, सभी को बुलाकर उनको जागरूकता के लिए मीटिंग की गई थी। उन लोगों को जागरूकता के बारे में बताया गया था। वहीं पर छोटे छोटे बच्चों ने कॉलेजों में कार्यक्रम किया था पुलिस की सहायता से, और पुलिस की ने वहाँ पर सहयोगी टीम के साथ जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया था। तो रोडों पर भी रैली निकाली थी, बच्चों ने जागरूकता रैली को लेकर जागरूक किया था लोगों को। वहीं पर बात की जाए जहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल थे वहाँ पर यातायात पुलिस कर्मियों ने भी लोगों को जागरूक किया था। वहां पर एक हेलमेट वितरण का भी कार्यक्रम चला, जहां पर अंकुर अग्रवाल ने खुद ही यातायात कैंप लगाकर लोगों को जो नियम तोड़ रहे थे या बगैर हेलमेट चल रहे थे उनका चालान काटकर उनको हेलमेट दिया और उनको जागरूक किया। मगर कहीं ना कहीं जागरूकता में कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से लोग अभी भी नियम तोड़ते नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़े हुए थे बांदा से। यातायात माह में 26,669 वाहनों का चालान काटा गया है बांदा में। साथ ही अगर वसूली की बात करी जाए तो 2.89 करोड़ का जुर्माना सिर्फ एक महीने यानी नवंबर के महीने में जब यातायात माह का आयोजन किया जाता है तब वसूला गया है। और सर्वाधिक चालान करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। यातायात माह का शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में समापन हुआ। एक महीने तक लोगों को जागरूक किया गया यातायात के नियमों के प्रति। गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुजरात दौरे पर आया अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। गृह मंत्री ने सोमनाथ महादेव पर जलाभिषेक किया। सोमेश्वर महापूजा, ध्वजा पूजा, पाघ पूजा में शामिल हुए। तो 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह गुजरात में हैं और बीते शाम ही वो गुजरात पहुंच गए थे। और आज के दिन की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन से की और महादेव पर जलाभिषेक किया। सोमेश्वर महापूजा, ध्वजा पूजा, पाघ पूजा में भी शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज कई कार्यक्रम हैं, माटी कला कार्यक्रम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के दौरे पर है। और ऐसे में उन्होंने बीते दिन भी जनता को संबोधित किया था और आज जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं उसमें कई कारीगर हैं, कई कुम्हार हैं, कई मिट्टी बनाने वाले कलाकार हैं जो कि अपनी कला की प्रस्तुति करेंगे और अपनी बनाए हुए बर्तनों की खासियत के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। लगातार सरकार कुम्हारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। माटी कला जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है और आज के कार्यक्रम में जब खुद अमित शाह शिरकत करेंगे तो उनसे बात करते हुए भी नजर आ सकते हैं। गुजरात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह गुजरात में मौजूद हैं। आज उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता किसी भी दौरे पर जाते हैं तो वहां के प्रसिद्ध मंदिर में माथा टेक कर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं। वैसे ही गुजरात दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर पहुंचे, उन्होंने दर्शन पूजन किया और महादेव पर जलाभिषेक भी किया। देखिए जलाभिषेक की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे सोमनाथ मंदिर की, किस तरह से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। पूजा अर्चना कर उन्होंने महादेव का आशीर्वाद लिया। सोमनाथ मंदिर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर पर जलाभिषेक किया। सोमेश्वर महापूजा, ध्वजा पूजा, पाघ पूजा में भी शामिल हुए। देखिए पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूजा करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। गर्भगृह के बाहर इस तरह से सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें महापूजा, ध्वजा पूजा, पाघ पूजा की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार हरीश टांग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आज जिस तरह से सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने काम की शुरुआत करी है, क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन से पूजा विधि विधान करते हुए नजर आए हैं आज? हाँ जी, देश के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज सुबह में सोमनाथ ट्रस्ट में जी अमित शाह जी ने परिवार के साथ सोमनाथ महादेव के दर्शन किए, सोमनाथ महादेव पर जलाभिषेक किया और सोमेश्वर महापूजा की, ध्वजा पूजा और पाद्य पूजा में भी सम्मिलित हुए। जी हरीश जी, जिस तरह से गृह मंत्री खुद पूजा करने सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां पे व्यवस्था कैसी देखने को मिली, क्योंकि खुद गृह मंत्री आए हुए थे? वहाँ एकदम पुलिस छावनी में पूरा मंदिर और सिक्योरिटी फोर्स के एकदम पूरा मंदिर एकदम पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था और पंडितों की काफी पंडित भी मौजूद थे। जी, क्या इस दौरान आम लोग दर्शन कर पा रहे थे? आम लोग को दर्शन करने की अनुमति थी या फिर परिसर को खाली करा दिया गया था? नहीं, सुबह में सबसे पहले अमित शाह जी ने दर्शन किए और इसके बाद जो रूटीन था वो शुरू कर दिया था।
आम लोगों को कोई परेशानी नहीं थी वहाँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हरीश टांग जुड़े हुए थे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा अर्चना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे सपरिवार। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।